हाँ, तो बोर्स का जो मॉडल है ना, ये सबसे ज्यादा वैलिड था शुरुआती हिसाब से। हालांकि ये फाइनल नहीं है, इसकी सारी बातें सही नहीं है। आप अपना सिलेबस उठा के देखोगे, उसमें लिखा है बोर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। पहली लाइन है कि नहीं है? लिमिटेशन आ गई, मतलब कोई ना कोई कमी तो है, लेकिन इसने काफी हद तक बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया। काफी हद तक बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया। अब ऐसे समझो कि आज आप लोग हो, आपके लिए टेक्नोलॉजी कोई बड़ा विषय नहीं है। मोबाइल सिंपल सी बात है ना? हर कोई जानता है मोबाइल। आज से 10 साल पहले एक बात हुई थी कि ना वीडियो कॉल हुआ करेंगे, जब हम आपकी जगह बैठे थे, या 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। फोन आ गया था, लेकिन लोग कहते थे कि लाइव बातें होंगी, कि आप एक दूसरे की फोटो देख पाओगे। तो उस जमाने में फोटो भेजना ही बड़ी बड़ी महाभारत थी। तो हम कहते अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हुआ ना, तो आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन हमने चेंज होते हुए देखा है, तो ये बड़ी बात है। उससे पहले लोग ना फिल्मों में देखते थे, हम एक पेजर होता था, पेजर, और वॉकी टॉकी होता था, और एक छोटा फोन आता था। तो लोग, अरे यार बिना वायर के कैसे बात हो रही है, तो अजीब लगता था ना। फिल्म में तो ऐसे ही दिखाते हैं। हम क्या सोचते थे कि फिल्म में ऐसे ही दिखा देते हैं, उतना पता भी नहीं था फिल्मों की शूटिंग कैसे होती है, हमको नहीं पता था। क्योंकि अभी आपको पता है, क्योंकि मेकिंग्स आती है ना, कि इस शूट को कैसे किया। मेरे मन में तो हमेशा ये सवाल रहता था कि एक गाने में हीरो हीरोइन कई तरह के कपड़े पहन लेते हैं, तो कब बदल के आए बच्चे के हिसाब से। क्योंकि यार लगता है ना कि गाना तो हमको थोड़ी पता है, लेकिन बाद में पता चला कि भैया गाना और पिक्चर एक दिन में नहीं बनती है, वो तो छोटे छोटी छोटी चीजों का कॉम्बाइनेशन है, सालों लगते हैं। तो ऑब्वियसली वो उनका काम है, और डेली अगर इंसान जाएगा तो एक ही कपड़े थोड़ी पहन के जाएगा। बाद में समझ में आई ना ये बात। तो टाइम के हिसाब से चीजें हैं, टाइम के हिसाब से चीजें बदलती है। अभी अभी क्या चल रहा है, 3-4 साल से हम सुन रहे हैं कि अभी ये सब खत्म हो जाएगा, मोबाइल वोबाइल, ऐसे स्क्रीन सामने आएगी अपने आप, ऐसी कोई डिवाइस रहेगी हमारे पास, उसमें अब ये भी जरूरत नहीं है, ऐसा स्क्रीन डेवलप होगा हवा में, और वहीं आप एक दूसरे को लाइव देख पाओगे। तो अब लगता है कुछ भी हो सकता है। अब दिमाग एक्सेप्ट करने लग गया कि टेक्नोलॉजी कहीं भी जा सकती है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप समझिए, अगर टेलीविजन एक आम बात थी, लेकिन टेलीविजन आया ना, तो उसके बाद सारी चीजें आई है। अगर वो ना आया होता तो आज हम कहीं भी किसी टेक्नोलॉजी में नहीं होते। पहले हमने सिग्नल्स को वायर से भेजा, फिर हम वेव से भेजने लगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दिक्कत बच्चे के साथ क्या होती है कि 10th से आता है, उसको हर चीज याद करने की पड़ती है, और इतना सिलेबस हो जाता है, हो गया होगा, आपको लग रहा होगा कि याद करना बहुत ही मुश्किल है। तो याद करोगे कैसे? समझ के। पहले समझो कि कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहां बात समझ में आ गई आपको, बोर मॉडल। तो बोर साहब ने जो बताया, आप एग्रीड, उनकी बातों से यहां तक हम एग्रीड हैं कि भैया उन्होंने क्या क्या बता दिया। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाते हैं? बोर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। कहां चक्कर लगाते हैं? ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं। इन ऑर्बिट को बोर ने कहा बोर ऑर्बिट। क्या कहा इनको? तो ऑर्बिट बोले या बोर ऑर्बिट बोले, बात एक ही, क्योंकि इन्होंने दिया तो इनका नाम चलता है। रेडियस को भी हम बोर रेडियस बोलते हैं। वेलोसिटी क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट। समझ में आ गई? तीसरी बात क्या बताई कि हर किसी का एक लेवल है, कोई फर्स्ट फ्लोर पे है, कोई सेकंड फ्लोर पे है, कोई ग्राउंड फ्लोर पे है। तो हर फ्लोर की क्या एक एनर्जी है, कल हमने बताया था। तो उतनी एनर्जी चाहिए। पहले ये बात आई कि वो एनर्जी फिक्स रहती है, लेकिन बाद में ये बात आई नहीं, ऐसा नहीं। अगर उसके पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो एक फ्लोर से जंप करके दूसरे में चला जाए, तो ये पॉसिबल। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू हायर स्टेट। बट इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जब स्टेबल होता है तो वापस वहीं आएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बोला था, घूमने फिरने टहलने आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन जा सकते हो, फिर कहोगे घर चलो। बच्चा भी बोलेगा घर चलो, बहुत दिन हो गए, है ना? पेरेंट, किसकी आवाज आ रही है? पेरेंट तो एक दिन में ही, पेरेंट की तो आपने देखी होगी आदत, वो घर से बाहर जाना ही पसंद नहीं करते। वो कहते हैं किसी तरह कैंसिल हो जाए जाना,
बच्चा कहता है नहीं जाना चाहिए, लेकिन ज्यादा दिन रहोगे तो आप भी कहोगे नहीं मुझे वापस आना। तो क्यों? क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल स्टेट है। जितनी फ्रीडम हमको अपने घर में, उतनी फ्रीडम हमको कहीं भी नहीं होती। तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी होता है जिसको हमने डिराइव कर लिया था, N1 के लिए, N2 के लिए, N3 के लिए। तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर से वापस आएगा, वापस आएगा तो क्या करेगा? एनर्जी को इमिट करेगा। इसका हमने एक नाम दिया था इमिशन स्पेक्ट्रा। याद आ रहा है? इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है, बताया था ना। और मैंने आपको काम दे दिया था, क्या आपने किया? मैंने एक काम दिया था कि अगर कोई भी चीज N1 में वापस आ रही है, ये मैंने बता दिया था कि N1 के बाद क्या है? N2 है, N2 के बाद क्या है? N3 है, N3 के बाद क्या है? N4 है, N5 है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? अगर N2 से N1 में आ रहा है, या N3 से N1 में आ रहा है, N4 से N1 में आ रहा है, N5 से N1 में आ रहा है, तो बहुत सारी लाइनें बन रही है, ठीक है। एक सीरीज बन रही है जिसका नाम बोला था लाइमैन सीरीज। बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतना बता के मैंने छोड़ दिया था, और बाकी बोला था बाकी के लिए आप खुद बनाएं। क्या आपने किया? होमवर्क किया? बोला था मैंने, किया आपने? कितनों ने किया? हाथ ऊपर करो। बस एक ने। ऑनलाइन में कितने बच्चों ने किया? क्योंकि शायद वो उस दिन ऑफलाइन थे। कितने बच्चों ने किया? जल्दी बोलो। देखो ये जो एटीट्यूड है ना, आपको कुछ नहीं करने देगा। ये किसी भी टीचर के लिए, और ये तरीका ही नहीं है साइंस पढ़ने का कि हर एक लाइन बताई जाए, ये गया जमाना। यहां पर इतना बुक में जो दिया है ना, उसको सारे को अटेम्प्ट करना, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो समझनी इसलिए जरूरी है कि एक समझ में आ गया तो दूसरे को आपको अप्लाई करना है, जिससे आप इसको फिक्स कर सकें। तो जिसने भी नहीं किया है वो कर लेगा कॉपी में। कल चेक करूंगा मैं, कल चेक करूंगा। जैसे लाइमन का हमने बनाया, वैसे किसका बनाओगे? बाल्मर का, पास्टन का, ब्रैकेट का और फंड का। फर्क क्या है कि यहां पर सारा N1 में आएगा, बाल्मर में सारा N2 में आएगा, पास्टन में सारा N3 में आएगा, ब्रैकेट में सारा N4 में आएगा, और फंड में सारा N5 में आएगा। ध्यान रखना है, लाइमन बाल्मर में सबसे लोअर जो होता है वो N2 होता है। सबसे लोअर क्या होगा? N1 में मत ले लेना, बस इतना सा ध्यान रखना। N2 पे लाना है सारे ऊपर से, उसके बाद N3 में लाना है सारे ऊपर से। सबको समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो, सबको समझ? हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई। बोर साहब बड़े खुश थे कि उन्होंने कुछ कर दिखाया है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो, जो ये जो काम करते हैं जनरली ये लोग साइंटिस्ट होते हैं। साइंटिस्ट कौन होता है? कौन होता है साइंटिस्ट? जो किसी एक चीज पे सर्च करता रहता है, जो किसी एक काम को उतना फिजिबल बनाता है कि वो सही हो और उसको लोग अप्लाई कर सकें। अब आप में से भी हो सकता है कल को कोई साइंटिस्ट बने। तो साइंटिस्ट में क्या, बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं। स्टूडेंट जो होते हैं वो स्कॉलर्स होते हैं। स्कॉलर मतलब रिसर्च करते रहते हैं। कुछ टीचर होते हैं, उनके कुछ असिस्टेंट होते हैं, फिर वो टीचर बन जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ भी मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ भी टीचर और स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन हो गया, और स्टूडेंट ने टीचर की बात को गलत कह दिया कि सर आपने बताया वो ठीक था उस समय तक, लेकिन असल बात ये नहीं है, ये बात क्या है? दूसरी है, ठीक है। तो अभी तक पूरी कहानी क्या हुई? इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किस एनर्जी में रहता है, किस वेलोसिटी से भागता है, इतनी बात समझ में आई है। लेकिन देखिए, अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप, कि इस मॉडल को समझाने के लिए ना दो थ्योरी काम करती है। एक का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, और दूसरा है वेव मैकेनिक्स। ये भारी भरकम सा नाम है, लेकिन इससे डरो मत, मैं बताता हूं इसका मीनिंग क्या है। लिखा सबने? सबको दिखाई दे रहा है क्या? रे सबको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ? साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या?
ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स ये तरीके हैं पढ़ने के। बात कहां से आई? क्वांटम और वेव मैकेनिक्स तो स्टडी है, तो ये क्वांटम और वेव का मतलब क्या है? देखिए बात क्या हो गई आगे जाके कि बाद में डिस्कशन होता रहा और बाद में ये बात आई कि भैया जो मैटर होता है ना उसकी ड्यूअल नेचर होती है। कैसी नेचर होती है? ड्यूअल नेचर होती है, यानी वो कभी कभी पार्टिकल की तरह काम करता है और कभी कभी वेव की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब जाकर साइंटिस्ट के दो ग्रुप बन गए। कितने ग्रुप बन गए? दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप कहता रहा कि जो आप बता रहे हो ना मैटर, ये पार्टिकल है। दूसरा ग्रुप कहता रहा कि आप जो बता रहे हो ना ये पार्टिकल नहीं, ये क्या है? वेव है। तो जो क्वांटम यानी पार्टिकल को सपोर्ट करने वाली थ्योरी है उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। समझ में आ गई? समझ में आ गया? और जो वेव नेचर को समझाने के लिए जो थ्योरीज है उनको हम बोलते हैं वेव मैकेनिक्स। और ये काफी आप ग्रेजुएशन करोगे, एमएससी करोगे, रिसर्च करोगे, वहां जाके आपको ये पता चलता है, जबकि शुरुआत यहीं पे हो जाती है इसकी। तरीके है ना, अभी लड़ाई चल रही है कि आप इसको क्या मानोगे। क्वांटम के लिए क्वांटम मैकेनिक्स और इसके लिए वेव मैकेनिक्स। समझ में आ गई इतनी सी बात? अब क्वांटम क्या होता है? क्वांटम एक छोटा पैकेट होता है। जैसे आपको एक लंच का पैकेट दे दिया छोटा सा, एक बड़ा पाव उसमें दे दिया, क्या होगा उससे? आपकी भूख थोड़े समय के लिए शांत हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसे ही जो होते हैं ना कि पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, और हर पार्टिकल की एक एनर्जी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्वांटा। और ये जो थ्योरी थी ना, इसके लिए प्लैंक क्वांटम थियरी थी। अब हम कई बार कह चुके हैं ये प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक नहीं दी थी ये क्वांटम थियरी। उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और एक पार्टिकल की जो एनर्जी होती है ना वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। समझ में आ गई? उन्होंने कहा कि छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और उन पार्टिकल की जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। और उसका अमाउंट क्या होता है? E इज इक्वल टू एच डी। बात समझ में आ गई? यहां से एच क्या है? इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये थ्योरी दी, इसीलिए उन्होंने अपना एक कांस्टेंट लगा दिया। क्या रख दिया? एच। नाम क्या रख दिया इसका? प्लैंक कांस्टेंट, जिसके बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? एकदम दिमाग में बैठ गई? ओके। तो एक तरफ इनकी थियरी है और एक तरफ वेव मैकेनिक्स की थियरी है। कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं नहीं ये तो वेव होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हकीकत यह है कि पार्टिकल का या किसी मैटर का हमेशा ड्यूअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर होता है, यानी दोनों ही सही है। पार्टिकल भी हो सकता है और वेव भी हो सकता है। तो क्या एक समय हो सकता है? नहीं, बस यही बात है। सब लड़ाई झगड़ा होने के बाद, पढ़ाई होने के बाद कंक्लूजन निकला और दिया गया कि भैया पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है? ड्यूअल है। मैटर का बिहेवियर कैसा है? ड्यूअल है। कहीं पर वो पार्टिकल की तरह है, इस थ्योरी को करेगा, और कहीं पर वो वेव की तरह। आई बात समझ में? अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको याद कीजिएगा, समझिएगा। सब करते हैं हम सब लोग जब पिकनिक पे जाते हैं, कहां जाते हैं पिकनिक पे? वाटर बॉडी में जाते हैं ना। पिकनिक का मतलब ये होता है कहीं पानी भरा होगा, लेक होगी, वहीं जाते हैं जनरली। और कहां जाते हो? अरे कहां जाते हो बताओ ना? पहाड़ पे जाते हो, पर वाटर बॉडी के पास जाते हो। कोई सूखे पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, बारिश होने पे ही जाता है हर कोई। एक जनरल सी बात है। या छोड़ो, तुम हम कहते हो सर हम तो पिकनिक बनाने होटल में जाते हैं, तो अलग बात है। आप ये बताओ, जब भी किसी वाटर बॉडी के पास जाते हो, किसी रिवर के पास जाते हो, किसी लेक के पास जाते हो, किसी पॉन्ड के पास जाते हो, क्या करते हो आप? क्या करते हो बताओ? मैं बताऊं क्या करते हैं? अगर हम पूरी क्लास को ले जाएंगे ना, तो कुछ बच्चे तुरंत उठा के एक पत्थर उठाएंगे और पानी में फेंकेंगे, है कि नहीं? बोलो, सब फेंकेंगे। एक दो जो बेचारा शर्माएगा कि सर मुझे, मैं नहीं करूंगा, सर कड़े,
हर आदमी के मन में यही आता है, हमारे मन में भी यही आता है, उठाओ और पानी में पत्थर फेंको। है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो हाँ के ना, हाँ के ना। अच्छा, सब करते हैं ना ये काम, सब नेचुरल बात है। कहीं थोड़ा सा भी पड़ा होगा ना, बच्चा चल रहा है तो उसमें ऐसे कूदेगा, पानी में कूदता है, और उसको नहीं पता है कि वो क्यों कूद रहा है। बताओ क्यों कूदते हो आप, क्यों मारते हो पत्थर? मजा आता है। क्यों, क्या, किस बात से मजा आता है? पानी में ऐसे 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 वेव बनती है और वो अच्छी लगती है, वो दिल को ऐसे लगती है सुकून। जैसे पानी वहां भरा है, आप किनारे पे खड़े हो, आपने वहां पत्थर मारा तो वेव आपकी आपके पास आएगी, खत्म कहां होगी? बॉर्डर पे। है कि नहीं? बोलो। तो ये एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हमको पता नहीं होता, हम नकल कर करके करते रहते हैं, हमको पता है अच्छी लग रही है। तो रीजन क्या है उसको हम कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो उसका रीजन यही होता है, जो वेव बनती है ना वो बड़ी मजेदार सी होती है। तो देखो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है ड्यूअल नेचर का? आपने एक पत्थर उठाया, आपके हाथ में पत्थर था, क्या था वो? पार्टिकल। यहां आपको उसकी वेव नजर आ रही थी क्या? नहीं। लेकिन जब आपने उस पत्थर को पानी में फेंका तो पत्थर कहां गया हमको नहीं पता, गया, डूब गया, लेकिन रिजल्ट क्या आया? वेव। तो यही बात थ्योरी निकल के आई कि हर मैटर के लिए, हर मैटर में दो नेचर एग्जिस्ट करता है, डिफरेंस है कि कहां एग्जिस्ट करेगा, एक जगह पार्टिकल और दूसरी जगह वेव। क्लियर हो गई बात ये आपको? अब ये सब कहानी मैटर पे चल रही थी कि भैया मैटर का नेचर जो होता है ना वो दो होता है, लेकिन फिर बाद में इसको स्विच कर दिया इलेक्ट्रॉन पे कि इलेक्ट्रॉन भी तो एक चीज ही है। भाई क्या है, मैटर का जो छोटा पार्ट है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और केमिस्ट्री तो सारी किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। तो बाद में थ्योरी आ गई इलेक्ट्रॉन का भी दो नेचर होता है। कौन कौन सा? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। लेकिन अगर देखें, देखो इलेक्ट्रॉन क्या, एक छोटा सा पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? छोटा सा, मास भी सबसे कम होता है, इवन इतना कम होता है हम इसको जोड़ते भी नहीं है कैलकुलेशंस में। जोड़ते हैं क्या? हम तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं जिनका भारी भरकम मास है। तो इसका मास ना के बराबर होता है और साइज भी छोटा होता है। और आपने ये भी चेक कर लिया कि ये बोर ऑर्बिटल में बहुत तेजी से घूमता है। क्या बताई थी स्पीड, जरा बताना, वेलोसिटी क्या आई थी? 2.18 इंटू 10⁶ है ना, मीटर। अरे उसको छोड़ तू, ये वैल्यू देखना, वो तो सबके लिए अलग आएगा। ये आया था कि नहीं आया था? तो ये एक बड़ा नंबर है कि नहीं है? अरे आप देखो ना इसको, ये 6 करते जाओगे बढ़ता जाएगा, तो कितना बड़ा नंबर है, यानी काफी तेज दौड़ रहा है, काफी तेज दौड़ रहा है। अब सुनो, आप रेलवे स्टेशन जाते हो? अच्छा, कई बार हम खड़े होते हैं ट्रेन पे, कोई ट्रेन आती है जो थ्रू होती है, थ्रू का मतलब स्टेशन पे नहीं रुकती है। क्या आप उस डिब्बों को देख पाते हो कि ये डिब्बा कौन सा है? पता ही नहीं चलता, कि ट्रेन का नाम ही नहीं पढ़ पाते। हम उन ट्रेन का नाम पढ़ पाते हैं जो आती हैं, रुकती हैं, जयपुर बांद्रा, दिल्ली बांद्रा, है ना। लेकिन कई ट्रेनें ऐसी होती हैं जो धड़ाम से आई, सर से निकल गई। आप कुछ देख पाए? आपको केवल ये पता चला कि एक ट्रेन यहां से निकली है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि वो हमारे वेव की तरह हो गई हमारे लिए। क्या हो गई? इतनी तेजी से निकली, वेलोसिटी इतनी ज्यादा थी कि इसको ट्रैक करना पाना ही मुश्किल है। मुश्किल से 1 मिनट के अंदर इतनी बड़ी ट्रेन निकल के भाग गई। तो आप देखते कैसे? आपको देखने के लिए तो फिक्स होना जरूरी है ना, तो इसलिए हम उसको देख नहीं पाए। तो वो उस समय, तो कहने का मतलब है जब बात इलेक्ट्रॉन पे आकर टिक गई, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है? वेव नेचर। क्योंकि भैया बहुत जबरदस्त वेलोसिटी होती है और ये ऐसे 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 नाचता रहता है, अपने ऑर्बिट में रुकता है ना। एक और मजेदार बात है, अभी आप सोच रहे हो ये ऐसे ऐसे घूमता है, नहीं ऐसे ऐसे नहीं घूमता, ये ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे 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 घूमता है, यो 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 यो, क्योंकि कहीं भी जाएगा मासलेस है। ठीक है, तो क्या पार्टिकल नेचर नहीं है? नहीं थी। अब क्या किया साइंटिस्टों ने? अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने कॉम्पटन इफेक्ट देखा, किसी ने कौन कौन से अलग अलग इफेक्ट चेक करना शुरू किए।
तो क्या देखा कि ये सारे इफेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है? सारे इफेक्ट दे रहा है। यानी वो इफेक्ट भी दे रहा था जो पार्टिकल देता है, और वो इफेक्ट भी दे रहा था जो वेव देता है। तो लास्ट में ठप्पा क्या लगा कि भैया दोनों नेचर एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गई? देखो फॉर्मूला वो तो सब आसान है, मेन बात है कन्वेंस होना। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको थ्योरेटिकल बताने की कोशिश कर रहा हूं, कम से कम आप मानो तो सही कि ये बात क्यों आई है। क्लियर हो गई यहां तक बात? एकदम समझ में आई? अब देखिए E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी पार्टिकल होगा तो उसकी एनर्जी को हम इस तरह से बताएंगे। समझ में आ गया सबको ये? अच्छा, अगर वेव होगा तो वेव के लिए क्या बात करते हैं हम? वेव की पहचान है लैम्बडा। क्या पहचान है? लैम्बडा। और लैम्बडा का जो फॉर्मूला निकल के आया था दैट वाज h अपॉन mv। mv क्या है? दिस इज द मोमेंटम। तो दैट वाज लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। समझ में आई बात? क्लियर? क्लियर है यहां तक बात? कि जब वेव नेचर रखेंगे तो लैम्बडा देखेंगे, और जब पार्टिकल नेचर देखेंगे तो ये देखेंगे। क्लियर है बात? और एक्चुअली इन दोनों को मिला के ये बनाया गया है, दोनों को मिक्स करके ये फॉर्मूला लाया। तो लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ, और h प्लैंक कांस्टेंट, और ये क्या है? मोमेंटम। अब आप समझो इस रिलेशन को कितना मजेदार है। अगर हम इसको कहें तो ये भी कह सकते हैं कि लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। क्या गलत है कि सही है? अरे सही है ना, यहां प्रोपोर्शनल हटा के ही तो h लगाया। ठीक है, अब सुनो आप बात को। मान लो कि ये चौक का टुकड़ा है। क्या है? हमने इसको इलेक्ट्रॉन मान लिया। इसका कोई मास है ना? कम हो ज्यादा हो, है कि नहीं है? और अगर मास है तो मतलब ये मैटर है, और मैटर है तो ही मैं इसको फेंक सकता हूं, और फेंक सकता हूं तो ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी और मास है तो इसका मतलब मोमेंटम है। यानी इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसके अंदर भी मोमेंटम ही होता है। बात समझ में आ गई आपको? पक्का? अब मोमेंटम, मोमेंटम अगर है तो क्या होगा? उसके अंदर लैम्बडा भी होगा। क्या होगा? यानी जो चीज जितनी सर से निकलेगी उतना ही उसका वेव नेचर ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? समझ में, दिमाग में बैठ गई ये बात? पक्का? ओके। तो ये दो बातें हैं जो मेन हमको बताता है। और ये जो रिलेशन था ना, ये डी ब्रॉगली रिलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है? किससे जाना जाता है? डी, खोलो बुक, खोलो बुक, भी खोलना जरूरी है। बुक खोलो, लाए नहीं होगे ना आज? वेरी गुड। डी ब्रॉगली, ये डी ब्रॉगली ने इसका ड्यूअल नेचर का कंसेप्ट दिया। कौन सी नेचर का कंसेप्ट दिया? ड्यूअल नेचर का, कि भैया दोनों नेचर एग्जिस्ट कर रही है, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी। समझ में आ गई आपको सबको कहानी ये बात? ठीक है? अब इस पे सवाल आता है। अब देखो हम चेक करते हैं, चेक लगाते हैं कि मान लो कि हमारे पास क्रिकेट का बॉल है। क्या है? क्रिकेट का बॉल है। और मान लो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। दोनों के दोनों मैटर है कि नहीं है? अरे भाई क्रिकेट बॉल में भी तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे, लेकिन क्रिकेट बॉल क्या है? बड़ा है। अच्छा, ये निकालो जरा, कोशिश करो, लैम्बडा की वैल्यू निकालते हैं हम ना। अच्छा, इसका मास कितना होगा? कितना मास होगा क्रिकेट की बॉल का? ग्राम में तो होगा ना कुछ 100 ग्राम माने मान लेते हैं। अरे हमारे कौन सा यहाँ कोई कोर्ट में केस होने वाला है? मान लिया कि 100 ग्राम है। वैसे 100 ग्राम ज्यादा ही होता है, थोड़ा कम ही होगा इससे, पर हम मान लेते हैं 100 ग्राम। ठीक है? वेलोसिटी, अरे क्रिकेट में बॉल फेंकते नहीं है क्या? ये फास्टर है, स्लोअर है, स्पिनर है, तो स्पीड नापता है ना वो। क्या मान लेते हैं?
मान लिया हमने 20 मीटर पर सेकंड है, मान लेंगे। अरे मान रहे, टेंशन ना करो, मान लिया। अच्छा, अब क्या निकालना है? लैम्बडा निकालना है। एच की वैल्यू तो आप जानते हो, कितनी बताइए जरा बताओ, देख के बताओ क्या बताइए। 6.634 ये थी ना। अब आप रखो जरा वैल्यू, देखो अभी आपको मजा आएगा। एच अपॉन एम कितना 100 इंटू ये कितना 20, ये कितना 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये हो गया आपका 100 इंटू हो गया 20। जरा सॉल्व करो तो इसको। वैल्यू ज्यादा आ रही है कम आ रही है? कम आएगी ना, क्योंकि ये भी ऊपर जाके माइनस होने वाला है, कम आएगा ना। देखो इसका आधा कर लेते हैं हम, तो 3.3 तो ये हो गया, और 1 2 3 ऊपर गया तो 10⁻⁻ क्या आ गया 37, ये क्या हो गया लैम्बडा हो गया। ठीक है कि नहीं? अगर इसको एंगस्ट्राम में भी बदलेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्राम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है ना। तो भी काफी कम वैल्यू आ रही है लैम्बडा की। अरे कम आ रही है ना, माइनस ज्यादा है तो। अगर माइनस में पावर ऊपर आ रही है तो वैल्यू क्या है, कम है कि ज्यादा है? कम है। अब आओ इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास बताओ तो, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? कितना होता है? 9.10⁻⁻, अरे बोलो, चलो 31 ये होता है। अच्छा, दूसरा क्या है? वेलोसिटी क्या आई थी? 218 इंटू 10⁻6, यही आई थी। और h तो फिक्स ही है, निकालो जरा लैम्बडा। 6.6 इंटू 10⁻⁻34, m क्या आया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू कितना आया 2.18 इंटू 10⁻6, निकालो जरा कितनी आ रही है। देखो 34 या 31 तो ये कट गया, कितना बचा 3 बचा, और 3 बचा ना, तो ये 6 जाके वहां जाएगा 9 आ जाएगा 10⁻9 के आसपास, है ना। अरे यही तो आएगा। 31 को उधर ले जाओगे तो क्या बच गया यहाँ पे 3 बच गया, माइनस का 3, और यहाँ प्लस का 6 है तो ऊपर जाके माइनस का होगा ना, तो पावर आ गई 10⁻⁻7। अब आप जो भी सॉल्व कर रहे हो देखो, फर्क तो यही पता चल गया आपको। 10⁻⁻7 और 10⁻⁻37 में कितना फर्क है। तो ज्यादा वेवलेंथ किसकी आ रही है? अरे 5 मान ले यार, तू 5 मान ले, क्यों नाराज हो रहा है? 5 मान लो, पर कंपैरिजन यहां भी कुछ वैल्यू आएगी। आप सोचो इसमें और इसमें कितना फर्क है कि नहीं है? कुछ फर्क बहुत ज्यादा है ना। तो लैम्बडा की वैल्यू ज्यादा किसके लिए आ रही है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहता है? वेव की तरह। किसकी तरह रहता है? वेव की तरह। लेकिन वेव की तरह रहता है, लेकिन उसके अंदर भी पार्टिकल एलिमेंट है। यानी कुल मिला के बात ये हो गई कि आप दुनिया की हर चीज, हम पर भी काम करता है ड्यूअल नेचर का, हम पे भी काम करता है। मैं क्यों बता रहा हूं इसको, समझ रहे हो आप? दुनिया की हर चीज पर ड्यूअल नेचर का कंसेप्ट काम करता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, आप ही क्यों ना हो। आप कहो सर मजाक कर रहे हो। सर मजाक की बात नहीं है भैया, लैम्बडा की वैल्यू कम आएगी। जितना मास बढ़ाओगे उतनी लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी? कम। यानी हमारे लिए वेव नेचर का मीनिंग ना के बराबर है। क्या है? ना के बराबर है। अब हुसैन बोल्ट जो होता है ना, वो दौड़ता है, उसके लिए थोड़ी वैल्यू ज्यादा आएगी हमसे। भागोगे तो बढ़ेगी ना, नहीं बढ़ेगी? भागोगे तो बढ़ेगी थोड़ी। तो यही बात है। यानी कि जो, इसीलिए एक स्टेटमेंट लिखा है बुक में, ये जो कंसेप्ट होता है ना, ये ज्यादा मास के पार्टिकल के लिए इनवैलिड है। कौन सा? वेव वाला। समझ में आ गई बात आपको कि मास ज्यादा है तो आपका ये जो वेव नेचर का कंसेप्ट है वो क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मुंह से तो बोल दो, दिमाग में बैठ गई। ये ऑनलाइन वाले बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं आज।
ठीक है, तुम्हारे पास तो बुक भी होगी, देख लो। बात समझ में आ गई? हल्के हल्के बता रहा हूं मैं, अभी ज्यादा थ्योरी उस पर नहीं जा रहा हूं, आपके दिमाग में घुसेगा ना तब जाके पढ़ोगे। एक और चीज, एक नया कंसेप्ट और है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नए नए नाम है, इससे अगला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जाके पढ़ना, फिर कल दोबारा बात करेंगे इसके बारे में। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहा इन्होंने? इन्होंने इसकी बात को अप्रूव कर दिया। क्या अप्रूव कर दिया? कि भैया दोनों नेचर एक साथ नहीं हो सकते। पक्का? या तो कोई पार्टिकल होगा या क्या होगा, वेव। पक्की बात है ना ये? या तो पार्टिकल होगा या क्या होगा, वेव। और हाइजेनबर्ग ने एक रिलेशन दिया कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये रिलेशन दिया। अब देखो, इस पे डरो मत, इससे डरो मत, इसका मतलब समझो पहले। मैं केवल आप थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन टाइप दे रहा हूं, वैसे पूरा है भी यही। अब इसने क्या कहा कि आप ये बताओ मुझे, डेल्टा एक्स जो है ना, ये इसकी पोजीशन को बताता है। किसको बताता है? और डेल्टा पी को तो मोमेंटम है, ये क्या बताता है? इसके भागने को बताता है। हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं कि किसी भी चीज का एक साथ पोजीशन और मोमेंटम एकदम एरर फ्री तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता। बात भी सही है। अगर आप कहो कि आप कहां, मैं कहां हूं, तो आपका, अगर आप दौड़ रहे हो तो आपकी पोजीशन ट्रैक हो सकती है क्या? नहीं भाई। ट्रेन दम से निकल गई तो कहां बताओगे कहां है ट्रेन? आपने कहा यहां है, इतने तो निकल गई। तो यही बात इन्होंने कही कि भैया पोजीशन और मोमेंटम एक साथ ट्रैक नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई चीज तेज तेज भाग रही है ना, तो आप उसकी पोजीशन नहीं पता लगा सकते, और अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसका मोमेंटम पता नहीं लगा सकते। अब ये डेल्टा क्या है? दिस इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। समझे? एरर इन में, भाई एक को सही नापोगे तो दूसरे में एरर बढ़ेगा ना। तो दिस इज द एरर इन द पोजीशन ऑफ द मेजरमेंट, एंड दिस इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट आप पढ़ा होगा या पढ़ोगे। ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होता है? h अपॉन 4 पाई के। यानी अगर कोई चीज खड़ी है, समझना बात को, अगर कोई चीज खड़ी है तो इसकी वैल्यू को तो आप बढ़िया से निकाल लोगे, तो इसको जितना अच्छे से निकालोगे उतनी गलती यहां ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात? अब जैसे ये रखी है बॉटल, तो इसका तो x ही है, p कहां है? इसमें है कुछ नहीं है ना। तो सारी इसमें तो प्रिसीजन आ गया और इसमें एरर ही एरर आ गई। यानी कि 99.9 तो इसको सही माना आपने, तो यहां जो इसके मोमेंटम का ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 0.001 हो जाएगा। सही है कि गलत है? तो दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसने वैलिड कर दिया ड्यूअल नेचर को। सीधी बात है भाई। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मेजर कर सकते हो आप? डेल्टा पी, क्योंकि वो भाग रहा है। लेकिन पत्थर के लिए क्या मेजर कर सकते हो? डेल्टा एक्स। तो दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थ्योरेटिकली मैंने आपको एकदम कहानी की तरह समझा दिया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है। इससे न्यूमेरिकल पूछ लेता है। दो सिंपल से फॉर्मूले हैं, एक ये, दोनों में से कोई कभी कभी इससे भी सवाल पूछता है। डरने की कोई बात नहीं है। कल पढ़ के हो, पढ़ो एक बार इसको दोबारा, ठीक है? इसको एक बार पढ़ो, समझो। इसके बाद फिर एक ही पार्ट बचता है क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसमें क्वांटम नंबर है, जिनको पढ़ाएंगे हम। लेकिन इन बातों को आप एक बार ढंग से रिवाइज कीजिए, समझिए। क्लियर? ओके।